बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो बड़ा मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह भी कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, जदीद सिंगापुर के बानी ली कुआन यू का जब 91 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो गोया एशिया की तारीख का एक अहम बाब तमाम हुआ। सिंगापुर की हैरत अंगेज तरक्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसे आप क़यादत का एक मौजज़ा भी कह सकते हैं। और मोहतरम ली ने कमाल ये किया कि एक छोटे से जजीरे को तीसरी दुनिया के दलदल से निकाल कर इसे पहली दुनिया के आईना खाने में सजा दिया। और इस तरह वो खुद 20वीं सदी के सबसे कामयाब और मिसाली रहनुमाओं की सफ में खड़े हो गए। लेकिन इनकी शोहरत एक आमर की है और सिंगापुर की माशी तरक्की और माशरती खूबियों ने बार बार ये सवाल उठाया कि कम अज कम किसी एशियाई मुल्क और माहौल में क्या जमहूरी निज़ाम के जरिए तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा हो सकता है। जब हम एशिया में जमहूरियत की बात करते हैं तो चीन और इंडिया का हवाला जरूरी हो जाता है। आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये एक कम्युनिस्ट या इश्तराकी मुल्क है और एक जमात की हुक्मरानी को हम किसी तरह भी जमहूरियत नहीं कह सकते। इंडिया की जमहूरियत का अलबत्ता बहुत चर्चा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया की मुआशी तरक्की को आजकल काफी सराहा जा रहा है, लेकिन चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। आप कहेंगे कि बात तो सिंगापुर की हो रही थी, चीन और इंडिया का जिक्र कहाँ से आ गया। जरा सिंगापुर की हैसियत तो देखिए। आबादी तकरीबन 55 लाख है। 3 सिंगापुर जमा करे तब भी एक कराची ना बने। इसका रकबा 640 मुरब्बा किलोमीटर है, दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ता। और इस कुदरती वसाइल से मरहूम जजीरे ने एक ऐसे रहनुमा को जन्म दिया जिसकी शख्सियत, तर्ज हुक्मरानी और कारनामों पर पूरी दुनिया में बहस की जा रही है। नाज़रीन, मेरी वीडियो का एक जवाब तो ये है कि ये देखें कि सिंगापुर के तजर्बे से हम क्या सीख सकते हैं। हमारी अपनी तारीख डिक्टेटरशिप और जमहूरियत के दरमियान एक नाकाबिले फहम रिश्ते से इबारत है। ये भी सोचने की बात है कि डिक्टेटरशिप यानी आमराना तर्ज हुक्मरानी ने हमें क्या दिया और जो जमहूरियत हमें मिली है वो किस हद तक हमारे दुखों का मुदावा कर सकती है। निजी महफिलों में मुसलसल ये बहस चलती है कि पाकिस्तान ने फौजी आमलों के ज़माने में ज़्यादा तरक्की की है या जमहूरी दौर में। इस बहस का एक पहलू ये भी है कि फौज के किसी सरबराह को किसने ये हक दिया है कि वो जब चाहे इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। मतलब ये कि आईनी, कानूनी और इखलाकी असूल और ज़ाब्ते पाँव तले रोंद कर अगर कोई निज़ाम तरतीब दिया जाए तो इसका एहतसाब कोई कैसे करेगा। शायद सिंगापुर के ली का आमर होना इतनी बड़ी बात नहीं। हकीकत है कि ज़माने में ऐसे आमर हैं कि तारीख के पूरे दान में भी इन्हें मुश्किल से ही जगह मिले। असल मसला ये है कि अगर किसी के पास किसी भी बंदिश के बगैर हुक्मरानी के सारे इख्तियारात इस्तेमाल करने की आज़ादी हो तो वो क्या करता है। ली का अपना फलसफा था और तरजीहात थी। एक मिसाल ये है कि इन्होंने ये तहरीक भी चलाई कि शहरी एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलें, टॉयलेट को फ्लैश जरूर करें, च्युइंगम ना खाएं, सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। इन अहकामात पर इसलिए भी सख्ती से अमल हुआ कि खौफ की फजा भी तारी रही। वही मैकियावेली का आजमूदा नुस्खा कि किसी हुक्मरान के लिए यही बेहतर है कि लोग या शहरी इससे डरे ना कि मोहब्बत करें। नाज़रीन, फिर भी ली कुआन यू की क़यादत को सिर्फ इनकी आमराना रोज से ताबीर नहीं किया जा सकता। ये बात अपनी जगह काबिल गौर है कि एक शहरी रियासत का कायद एक मिसाल कैसे बन गया। माशी तरक्की के अलावा ली ने एक ऐसे मुआशरे में कौमी वहदत पैदा की कि जो नस्ली और मजहबी सतह पर मुनकसम था। सिंगापुर के तकरीबन 77% शहरी चीनी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। मलाई आबादी का तनासब कोई 14% है और ये सब मुसलमान हैं। 8% का ताल्लुक जनूबी इंडिया से है जो बेशतर तामिल हिंदू हैं। इस पस मंजर में ली ने चीनी कौम की तहजीबी रवायात और एशियाई कदरों को जोड़कर यूं कहें कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम का फार्मूला बनाया। मशरिक़ बईद के मुल्कों के कल्चर पर कन्फ्यूशियस का गहरा असर है। इसका एक असूल ये है कि फ़र्द इतना अहम नहीं जितना मुआशरा। मगरबी जमहूरियत में फ़र्द की आज़ादी सबसे मुकद्दम समझी जाती है। जापान, चीन और कोरिया के मुआशरों में बुजुर्गों के एहतराम और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी अदा करने को अहमियत दी जाती है। मजहब का यहाँ कोई रोल नहीं है। नाज़रीन, ली ये कहते थे कि इनकी कोई आइडियोलॉजी यानी नजरिया नहीं। किसी भी मसले के हल के लिए जो तरीका भी काबिल अमल और सूदमंद हो वही बेहतर है। चीन की मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने वाले तेंग शाओपिंग ने भी इस किस्म की एक बात की थी। जब किसी ने इनसे कहा कि आप तो कम्युनिस्ट हैं फिर भी सरमायादाराना निज़ाम के कई तरीके अपना रहे हैं
इन्होंने जवाब दिया कि अगर बिल्ली चूहे पकड़ना जानती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस रंग की है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन में ली की बहुत इज्जत की जाती थी और चीनी रहनुमा मुसलसल इनसे राब्ते में रहते थे। नाज़रीन, मैंने ये पढ़ा कि 1976 के बाद ली 33 दफा चीन गए। इसी तरह दूसरे एशियाई मुल्कों में भी ली को कदर की निगाह से देखा जाता था। अब ये याद करें कि 20 साल से ज्यादा अरसा हुआ नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर में ली को मदऊ किया था और काबीना के वज़रा की इनसे मुलाकात कराई थी। अब इस बात के तो कोई शवाहिद नहीं है कि हमने ली से कुछ सीखा। कई साल गुजरे जब ली का नहायत दिलचस्प और सबक आमूज़ तबसरा शाया हुआ कि मैं इन लोगों को क्या समझाऊं जो ये कहते हैं कि इनका असली एहतसाब तो इनके मरने के बाद होगा। नाज़रीन, बुनियादी सवाल यही है कि एशिया में तरक्की और खुशहाली के लिए जमहूरी निज़ाम बेहतर है या कोई मर्द आहन जो डंडे के जोर पर कौम को मुत्हिद कर सके। ली ने जिस तरह सिंगापुर को करप्शन से पाक किया, इसकी बहुत तारीफ की जाती है। ये काम मसलन चीन में ना हो सका। सिंगापुर में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन तमाम बातों का ये मतलब नहीं कि ली की कामयाबी जमहूरियत की नफी कर सकती है। सिंगापुर में भी अब ज्यादा तादाद में शहरी जमहूरी आज़ादियों की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में शायद ली को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि एक खुशहाल मुआशरा जमहूरियत के हसूल की कोशिश करेगा। जनूबी कोरिया की भी तो यही कहानी है। एक फौजी आमर ने अपने मुल्क को मादी और इंसानी वसाइल से माला माल कर दिया और इसके बाद जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई। नवाज शरीफ ने मोटरवे का सबक भी तो जनूबी कोरिया से सीखा था, लेकिन हमारा मामला जरा पेचीदा है। फौजी हुकूमत हो या सियासतदानों की हुक्मरानी, हमारे मसाइल का हल बज़ाहिर किसी के पास नहीं। निज़ाम कोई भी हो, फौज की बर्तरी रीढ़ की हैसियत रखती है। मशरिक बैद के मुल्कों की तरक्की की बुनियाद मेरी नज़र में एक कल्चर है जिसमें तालीम की मेहनत और इज्तिमाई मुफाद और अपने ख़ानदान और अपने इदारे से वफा करने की बहुत अहमियत है। हम तहजीबी, फिक्री और इखलाकी मानों में तशवीशनाक हद तक पसमानदा हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमें कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला जो एक लंबे अरसे तक तब्दीली के अमल की निगरानी कर सकता। नाज़रीन, ली तो 1959 से 1990 तक वज़ीर आज़म रहे और फिर खुद इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर काबीना के सीनियर वज़ीर बन गए ताकि नई क़यादत आगे आ सके। देखना यह है कि सिंगापुर में आने वाले बरसों में क्या तब्दीली रोनुमा होगी। ये बात तय है कि ली के ज़माने की आमरीत न बाकी रहेगी और न वापिस आएगी। आम इंसान हर जगह अपनी आज़ादी और अपने हकूक़ के हसूल के लिए सरगर्दा रहेंगे। वो माशी खुशहाली ही नहीं बल्कि दूसरी नेमतों का मुतालबा भी करेंगे। अमेरिका के आइन में तो मुसर्रत की जुस्तजू का भी जिक्र है। आज़ादी एक हमागीर तस्वुर है, इसका ख्वाब तक मौजूदा हालात में हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम क्या करें? किस मुल्क और किस माशरे को आप एक रोल मॉडल का दर्जा दे सकते हैं? यही सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में रहना पसंद करेंगे? कितना मुश्किल और कितना आसान सवाल है, इसलिए भी कि आपको इसका जवाब मालूम है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात हो कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।